बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हम अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि झारखंड में भी उपचुनाव हो रहा है। बिहार में तो विधानसभा चुनाव हो ही रहा है, लेकिन झारखंड में भी उपचुनाव हो रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं कोल्हान क्षेत्र में घटित पिछले 48 घंटे में क्या क्या नया नया मामला आया है, क्यों कोल्हान बंद है और क्यों आज लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि घाटशिला में भी उपचुनाव होने को है और घाटशिला जो है वो कोल्हान के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। पिछले 48 घंटे में क्या क्या हुआ, सबसे पहले आपको याद होगा हमने एक चाईबासा से रिलेटेड वीडियो बनाया था। चाईबासा के सदर अस्पताल में 5 मासूम बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव टेस्ट में आ गया। गलती किसकी थी? गलती उस सरकारी अस्पताल की थी, उस तंत्र की थी, जिसके चलते आज 5 मासूम बच्चे चाईबासा में झेल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह होता है कि कोल्हान के लोग ये डिमांड कर रहे थे कि चाईबासा के इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं वहां पे नो एंट्री लगाया जाए, कोई भी बड़ा वाहन वहां पे ना घुसे, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे थे। वहां पे जितने भी रोड का मामला था, एक्सीडेंट्स का मामला था, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसी को मद्देनजर रखते हुए वहां के जितने भी स्थानीय लोग हैं वो सड़कों पर आते हैं। लेकिन लेकिन राज्य सरकार ने कोल्हान बंद करवा दिया है। बंद का असर भी काफी दिख रहा है हम लोगों को। झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस पे ट्वीट किया कि राज्य सरकार जो है वो कोल माफिया जो है उनको सपोर्ट कर रही है ताकि उनकी गाड़ियां जो है वो आ सकें। खैर, ये पूरा मामला है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको दे दिया, लुकआउट आपको करना है। लेकिन इस पूरे मामले के ऊपर आज हम अपने न्यूज रूम में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जर्नलिस्ट सहयोगी शैलेंद्र जी। अब जो बातचीत होगी वो शैलेंद्र जी से होगी। सबसे पहला सवाल हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि बिहार में ठीक है चुनाव तो हो रहा है, लेकिन झारखंड में भी उपचुनाव है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोल्हान क्षेत्र में, घाटशिला क्षेत्र में पिछले 24-48 घंटे में क्या क्या मामला सामने आया है, आप हमारे दर्शकों को पूरा डिटेल्ड बताएं। देखिए, एक तो जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हम लोगों को ये लग रहा था जो अब घाटशिला उपचुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार तेज होगा, क्योंकि अभी त्योहार का मौसम जैसे बीता और छठ वठ बीता, तो हम लोग को ये लग रहा था जो अब गर्माहट, राजनीतिक गर्माहट आएगी, चुनाव प्रचार तेज होगा, नेताओं का आना जाना तेज होगा। लेकिन एक दूसरे ही मामलों में कोल्हान इन दिनों फंसा पिछले हुआ है। 48 घंटे में फंस गया है। सबसे पहला, जैसा आपने भी कहा, जो वहाँ पे ब्लड बैंक से जुड़ी हुई एक समस्या, खासकर एचआईवी पॉजिटिव वाले 5 बच्चों के भी, और वो भी सिर्फ इसलिए जो वहाँ का जो ब्लड बैंक था वो, मतलब कहते हैं ना, जो निबंधित नहीं था या उस तरीके के उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा था जो उसमें सभी तरीके की जांच और पुख्ता जांच हो, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर उनके ब्लड, एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन कर दिए जाते हैं बच्चों, जो बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित थे। तो ये एक अलग मसला, नेशनल इशू तक बना है, और हालांकि अब कार्रवाई भी हुई है, लेकिन एक आपने पूरे जीवन भर का उन 5 बच्चों को तो बोझ दे दे दिया दिया है। है, जो वो अब लड़ते रहेंगे, और क्या पता शायद उनकी ज़िंदगी ही अब कितने और दिनों की रहती है। तो ये एक बड़ा मसला था जिसको लेकर के सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। तो एक मसला चाईबासा से ही निकल कर आता। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण जो मसला है वो है नो एंट्री वाला, जिसमें आप तमाम लोग, जो खासकर शहरी इलाके को, कि पिछले कुछ सालों में या पिछले 1 डेढ़ दशकों में आप कह लीजिए, जो चाईबासा में शहरीकरण तेजी से हुई है, आबादी बढ़ी है, और लगातार लोग इस बातों की, मतलब की मांग भी कर रहे हैं, जो कम से कम जो दिन के इलाके हैं, जब पीक आवर होता है ट्रैफिक का, खासकर शहरी इलाके में, वैसी स्थिति में यदि बड़े वाहन, क्योंकि आपको पता है जो कोल्हान जो है और खासकर चाईबासा जो है वो खनन के कई वहाँ कई अलग-अलग तरीके के खनन होते हैं, और बिल्कुल। उसमें कई कंपनियाँ जुड़ी हुई हैं, तो उनके भारी भारी वाहन जो हैं वो शहरों से होके गुजरते हैं, तो आए दिन कुछ न कुछ घटनाएँ होती रहती हैं। तो तमाम इन चीज़ों को लेकर अ, दर्जनों ग्रामीण जो हैं, लोग हैं, वो मंत्री दीपक बिरुआ, जो स्थानीय मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं झारखंड सरकार के, तो वो वहाँ पर उनके आवास का घेराव कर रहे थे, और रात के अंधेरे में जो अब तक सूचना आई है, जो पुलिस की ओर से उन पे लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज, उनको हाँ। ये यहाँ तक उनके आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश की, जो किसी तरीके से उचित नहीं है। यदि आपको आंदोलन खत्म करवाना था, उनको हटाना था, आप उनसे बात कर लेते, आप उनको एक टाइम दे देते, अल्टीमेटम के रूप में आप दे देते, जो आप कर नहीं तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो ये एक ऐसी घटना हुई है जिसको लेकर के, मतलब कि अब बीजेपी आक्रामक है सरकार के खिलाफ,
स्थानीय प्रशासन के खिलाफ, और उन्होंने बंद बीजेपी भी तो किया लगातार ये बजट। सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर आप किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि जो गाड़ियां आती हैं जाहिर सी हम्म। बात है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों की आती हैं जो लोकल लेवल पे बहुत अच्छा अच्छा बिजनेस करते हैं, तो बीजेपी ये लगातार सवाल पूछ भी रही है। देखिए, बीजेपी पूछे ना पूछे, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल उनका अपना एजेंडा हो सकता है, क्योंकि देखिए जो भी कंपनियां वहां खनन कार्यों में हैं, चाहे हम्म। वो बड़ी हो छोटी हो, तो उन्होंने एक सरकार के तय मापदंडों को पूरा करते हुए ही वो हासिल किया है। बिल्कुल और बिल्कुल। वो यदि वो कर रही है तो सरकारी नियम कानून के तहत, लेकिन हम्म। हाँ, स्थानीय लोगों की समस्याओं के अकॉर्डिंगली आप चाहते तो उन समस्याओं को, यदि वो नो एंट्री की मांग कर रहे हैं, तो आप उनको ऑल्टरनेटिव्स दे सकते हैं। आप वहाँ पे बाईपास बनवा लीजिए, जो वैसे रास्ते जो शहर से होके ना गुजरे, क्योंकि हम्म। एंट्री वाली जो चीजें हैं हम्म। वो तो एक सीमित समय तक के लिए है ना, जो बिल्कुल। आप मत दीजिए, ताकि कम से कम घटनाएं जो है, लोगों की जान चली जा रही हैं, वो चीजें तो ना हो। तो हम्म। बीजेपी का ठीक है, वो सरकार है, विपक्ष में है, तो वो सवाल आलोचना पूछना अधिकार करेंगे है, और वो बिल्कुल। करेंगे। लेकिन वास्तव में क्या आप सरकार होने के नाते आपके चीजों से, और बहुत ज्यादा चाईबासा दूर नहीं है, 120 किलोमीटर पे है आज, तो वैसी स्थिति में आप उन चीजों से अनदेखा कैसे कर सकते हैं? हम्म। आप लाठीचार्ज कैसे कर सकते हो? और खासकर तब जब आप कहते हैं जो राज्य में आदिवासियों की सरकार बनी पड़ी है, अब सरकार भी में भी आप हैं, हम्म। और जो लाठी खा रहे हैं आज वो भी यदि आदिवासी हैं, तो फिर हम किसके लिए यहाँ पे बैठे? तो ये चीजों। चंपई सोरेन जी ने भी जो है वो मुहिम छेड़ दिया है, क्योंकि घाटशिला उपचुनाव में भी देखिए हम्म। उनके सुपुत्र बाबूलाल सोरेन उतरे हुए हैं मैदान में, और घाटशिला भी कोल्हान क्षेत्र के अंतर्गत ही बिल्कुल। आता है। तो अच्छा, अब ये सवाल भी मैं आपसे जानना चाहता था, मैंने कोल्हान का तो जिक्र आपसे कर लिया, लेकिन अभी घाटशिला को लेकर के क्या अपडेट है? देखिए, घाटशिला में कुछ मतलब वही है जो अपडेट के रूप में आप ये कह सकते हैं, जो अब जब त्योहार खत्म हो गया है, तो अब बीजेपी नेताओं का वहाँ जुटान होना है, हम्म। क्योंकि बीजेपी ने जो अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची सौंपी थी चुनाव आयोग को, उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय केंद्रीय मंत्री। मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे ऊपर है। हम्म। अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीएम जैसे लोग नहीं है। उपचुनाव भी है, तो बीजेपी ने ज़्यादा भरोसा अपने मतलब के स्थानीय नेताओं पे, जो झारखंड के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, जिसमें रघुवर दास हों, अर्जुन मुंडा हों, मधु कोड़ा हों, हम्म। या चंपई सोरेन हों, तो इन तमाम लोगों पे उन्होंने भरोसा जताया। हम्म। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदित्य साहू कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इन लोगों पे। इसके अलावा जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साई हों, हम्म। उड़ीसा के मोहन चरण मांझी हों, तो इन लोगों को स्टार प्रचारक बनाया है। हम्म। और उम्मीद कर रहे हैं, जो अब, क्योंकि अब इसके बाद अब 10 दिनों का ही चुनाव प्रचार का समय शेष रह जाता है, हम्म। तो अब लगातार वो देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आप महागठबंधन की ओर से कह लीजिए, चाहे सत्ताधारी दल की तरफ से कह लीजिए, तो हेमंत सोरेन स्वयं अब लगता है चुनाव स्वयं, हाँ, प्रचार में बिल्कुल। उतरेंगे, क्योंकि बिहार जाने की उनकी कोई संभावना भी नहीं है, वहाँ नहीं। चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उनके लिए एकमात्र अभी तो फिलहाल अगले 10-15 दिनों की तो यही है, जो किसी तरह से वो इस सीट को बचाने में कामयाब हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती है रामदास सोरेन के खाली हुए सीट को बचाने की, क्योंकि रामदास सोरेन जिस मतलब स्तर के नेता थे, हम्म। उसके मुकाबले आज उनके बेटे जरूर चुनाव मैदान में, लेकिन लोगों में क्या ये भरोसा बता पाना, जगा पाना, दिला पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यह जो उपचुनाव हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं जो दोनों दल हैं, हम्म। चाहे मेजर, चाहे जेएमएम हो, चाहे बीजेपी हो, इन दोनों में से जिसकी भी जीत होती है, तो वो एक है जो वो परिवारवाद को बढ़ावा मिलेगा, राजनीति में परिवारवाद को फिर से बढ़ावा मिलने की, हम्म। जिसपे आरोप लोग को लेकर के कभी जेएमएम बीजेपी पे लगाता है, चाहे बीजेपी कभी जेएमएम पे लगाता है, इंडिया गठबंधन पे लगा, तो वो है, तो ये भी एक तय हो जाएगा जो इससे परिवारवाद बढ़ेगा हम्म। झारखंड की राजनीति में। लेकिन वो उसको बचाए रखने के लिए, हालांकि इस मुद्दे की चर्चा कोई दल इस बार नहीं करने वाले, दोनों दल, प्रमुख दल तो नहीं करने वाले, बावजूद इसके इनकी एक बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती यह भी है, जो यदि इनके, जो हेमंत सोरेन के यदि हम पिछले कार्यकाल को देखें और इस कार्यकाल को देखें, तो 6 सालों के कार्यकाल में निश्चित रूप से उन पर भी सवाल उठेंगे, जो उन्होंने घाटशिला को क्या दिया, हम्म। घाटशिला के लिए सरकार की क्या प्राथमिकताएं अब तक रही हैं, और आने वाले दिनों में वो किस रूप में रखते हैं घाटशिला को, क्योंकि जब नामांकन भरा था सोमेश ने, हम्म। और उसके बाद जब उनकी सभा हो रही थी, जिसमें मंच पे हेमंत सोरेन भी बैठे थे, तो उस समय भी उन्होंने कहा था, जो मेरे बाबा का सपना है, जो घाटशिला को कैसे हम एजुकेशन हब बनाए। हम्म। तो वैसी स्थिति में आपको फिर घाटशिला के लिए एक वो मंत्र तक तो देना पड़ेगा, और या संभावनाएं दिखानी पड़ेगी। वर्तमान परिदृश्य में आप देखिए तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो गए, उनकी धर्मपत्नी कल्पराज सोरेन हो गई, हम्म। विधानसभा चुनाव में ये डुओ है
विधानसभा में भी ये लोग बैठते हैं, एक बिल्कुल। डुओ के तौर पे बैठते हैं। मैं बाबूलाल सोरेन के पीओवी से जानना चाहता हूँ। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, क्या लगता है फैक्टर है कहीं चंपई सोरेन का एक जो इमेज बना हुआ है, कुल्हान किंग कहा जाता है उन्हें, कुल्हान में उनकी बहुत अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, तो वो लेगेसी को फॉलो कर सकते हैं बाबूलाल सोरेन? देखिए, चुनौती तो उनके सामने तो बड़ी है, हुँ, बाबूलाल सोरेन के सामने बड़ी है, क्योंकि भाजपा ने अब तक घाटशिला में ये इतिहास रहा है पिछले 5-6 हुँ, चुनावों में, आप 2000 के बाद से लगातार देख, तो कभी भी कैंडिडेट को भाजपा ने रिपीट नहीं किया था। हुँ, ये पहला ऐसा मौका है जब 2024 के विधानसभा चुनाव और अब जब 2025 के विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, हुँ, तो वहाँ पे कोई कैंडिडेट कंटिन्यू कर रहा है। हुँ, तो इसलिए चुनौती बड़ी है बाबूलाल सोरेन के सामने। बाबूलाल सर सोरेन के सामने चुनौती इसलिए भी बड़ी है, यदि इस बार उनकी हार होती है, तो शायद उनके चुनावी करियर का राजनीति पे या करियर का द एंड भी हो जाएगा। क्योंकि एक फैक्टर ये भी है ना शैलेंद्र जी की सोमेश सोरेन अपने पिताजी की जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक सहानुभूति हो, सहानुभूति वोट का एक एक्स लहर। फैक्टर वो भी रहेगा और क्योंकि हुँ, बड़े मार्जिन से जीता था रामदास सोरेन ने जो 24 का विधानसभा चुनाव जीता, वो अच्छा खासा मार्जिन था और उसके बाद अकस्मात उनका निधन हो जाता है, उसके बाद उनके बेटे, तो कहीं न कहीं सहानुभूति भी होगी और ये बात आपने बहुत अच्छा बोला कि बीजेपी कभी भी अपने कैंडिडेट्स को रिपीट नहीं करता है। क्या हुँ। वजह हो सकती है कि 24 के बाद फिर 25 को उपचुनाव में देखिए, बाम एक जो बड़ी बात वो ये थी, जो बाबूलाल सोरेन के पक्ष में ना कम से कम लोगों को पता तो था, हुँ, जो बीजेपी का ये उम्मीदवार है या है, और अभी किसी एक नए चेहरे को यदि बीजेपी खड़ा करती है, तो निश्चित रूप से ये 2 जो पर्सनैलिटी है, चाहे बाबूलाल सोरेन की हो, चाहे चंपई सोरेन की हो, उससे बीजेपी मिस कर जाती है। हुँ, जो कनेक्टिविटी या जो कनेक्शन इन दोनों के ज़रिए बीजेपी का अपने वोटरों से वहाँ पर हो रहा है और हुँ, होगा, वो शायद मिस कर जाती यदि वो इन कैंडिडेट को रिपीट नहीं करते तो। अच्छा, बहुत कम समय इनको मिला चुनाव प्रचार करने के लिए या चुनावी तैयारी में फिर से जाने के लिए। हुँ, तो ये एक मुश्किल किसी भी नए कैंडिडेट के साथ बीजेपी को हो हो सकती सकती थी। थी। यदि समय से चुनाव होते तो निश्चित रूप से बीजेपी के पास उसके संभावित उम्मीदवारों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती। हुँ, लेकिन 15 अगस्त को दिवंगत मंत्री हुँ, रामदास सोरेन का निधन हुआ और आज देख लीजिए जो आप 15 नवंबर के आसपास, यानी सिर्फ 3 महीने 3 में महीने। आपको उपचुनाव निकालना है। हुँ, तो वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता जो किसी भी नए कैंडिडेट के लिए वो आसान होता। बिल्कुल, तो कम बिल्कुल। से कम ये बेहतर प्रदर्शन होगा। देखिए, बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी होगी, हुँ, जो वो पिछली बार का मार्जिन लगभग 22-23 हज़ार वोटों का जो मार्जिन था हुँ, हार-जीत का, वो उसको कितना कम कर पाती है। लोगों को समझा पाने में कितना कामयाब रह पाती है, या फिर जो एक और मसला है इनके साथ, जो वो आदिवासी वोटरों के बीच में अपने आप को स्थापित करने की, हुँ, वो कितना सफल हो पाते हैं। क्योंकि पिछले कुछ एक दिनों में आप यदि महीने दिनों की बात करें तो बीजेपी ने और खासकर चंपई सोरेन ने कई आदिवासियों से जुड़े मुद्दे ऐसे हैं, जैसे सूर्य हांसदा के फर्जी एनकाउंटर का मामला हो, या फिर अ, साहेबगंज में जो यहाँ पे सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह में आदिवासियों के ऊपर लाठीचार्ज का एक मसला हुँ, आया था। दूसरा फिर यहाँ पे रांची में नगड़ी में रिम्स 2 का मसला आया था। तो हुँ, कई ऐसे मामले थे जो आदिवासी विरोधी, या फिर आप कह लीजिए जो रांची में आदिवासी सिरमटोली वाला सेरमटोली फ्लाईओवर, हाँ। फ्लाईओवर का एक इशू आया था। तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको अभी पिछले दिनों चंपई सोरेन ने अपने ट्वीट पे भी और सोशल मीडिया पे उन्होंने शेयर भी किया, जो किस तरह से आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पे सरकार जो मौन है है। ना मौन है, चाहे उसको किस तरीके से दबा रही है। हुँ, तो एक चुनौती बीजेपी के साथ यह भी है, जो वो अपने आप को आदिवासियों के बीच में, आदिवासी समाज के बीच में कैसे स्थापित करती है, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव 2019 का, 2024 24 का, दोनों चुनावों में बीजेपी को आदिवासी सुरक्षित सीटों पे बहुत मुंह की खानी पड़ी। हुँ, 28 में से 2019 में वो 26 सीटें हार गए थे, सिर्फ हुँ, 2 सीटों पे जीत मिली थी। और उससे भी खराब तो हुआ जब 2024 के विधानसभा चुनाव में वो सिर्फ 1 सीट जीत पाते हैं, और वो भी किसकी, तो सिर्फ चंपई सोरेन की। हुँ, तो ये एक बड़ा मसला आदिवासी के बीच में बीजेपी को अपने आप को स्थापित करनी, क्योंकि आगे यदि आप चुनावी तैयारी में जाना चाहते हैं, हुँ, 2029 के चुनाव में या उससे पहले आप 2029 के लोकसभा चुनाव में, तो वहाँ पर आपको ये रखना पड़ेगा, क्योंकि आप 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 5 जो आदिवासी सुरक्षित लोकसभा सीटें हैं, उसको उसको भी आप हार चुके हैं।
तो तमाम ये समीकरणों को देखते हुए और चीज़ों को देखते हुए, परिदृश्यों को देखते हुए बीजेपी के लिए सामने ये एक बड़ी चुनौती है, जो आप अपने आप को बेहतर कीजिए। और मुद्दा आदिवासियों के बीच अपना आदिवासियों के बीच में, हाँ, स्वीकारता है। क्योंकि देखिए 2022 या 23 के जब केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा के पुण्य जयंती को 15 नवंबर को उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस का ऐलान मनाने का ऐलान किया था, तो प्रधानमंत्री दिल्ली से चल के खूंटी आए खूंटी थे आए थे, हाँ। और यहाँ पर उन्होंने जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है उनको लेकर के एक जोहार योजना शुरू की थी पूरे देश में। जो उसमें ये था, जो 64 या 68 ऐसे आदिवासी ब्लॉक हैं जहाँ पे ट्राइब्स की संख्या ज़्यादा, उसको लेकर के उन्होंने करीबन 24,000 करोड़ की योजना। तो जब आप इतनी सारी योजनाओं को लेकर के आप इतना फोकस करते हुए लोगों के बीच में जा रहे हैं और फिर यदि आपको आदिवासी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सोचना पड़ेगा जो बीजेपी की राजनीति कम से कम झारखंड में किस दिशा में आगे बढ़ रही है। और आज भी जब आप कोल्हान के मुद्दों को लेकर के और उनकी समस्याओं को या उनकी चीज़ों को लेकर के आप सड़कों पर हैं, आपने बंद का आयोजन किया, सफल भी रहा, वो तमाम वो चीज़ें रही हैं, लेकिन क्या वो चीज़ें आपको चुनावी सफलता दिला पाती है? यानी वो तो ये थोड़ा आने वाला समय बताएगा। बस 14 नवंबर बताएगा। बस 14 नवंबर बताएगा। खैर, घाटशिला उपचुनाव कोल्हान के क्षेत्र से जो भी अपडेट्स आएगा हम कोशिश करेंगे बातचीत के दौरान अपने दर्शकों को जरूर पहुंचाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये जानकारी, हमारी बातचीत पसंद आएगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे उन सारे प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दें या फिर अलग से उस पर एक वीडियो बना करके दें। बाकी हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घाटशिला उपचुनाव को मिस मत करिएगा, बिहार के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। धन्यवाद।